सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं क्या? अदर स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। आपका कोई लेक्चर है क्या अभी? 6 पे कोई लेक्चर है क्या? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या? नहीं सर। हाँ, TAB1 का कोई लेक्चर है क्या? संजय? नहीं, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन स्टेरिक क्राउडिंग ऑल्सो, सो KB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। अरमान, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? अरमान है क्या? हाँ, ठीक है। सो KB ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्टेरिक क्राउडिंग। सो अगर आपका स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। सपोज मान लिया, अगर हम इस तरह से एग्जांपल लें, सपोज हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं इस तरह से, विच इज मोर बेसिक अमंग दिस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट जो आपका है ये साइक्लिक अमाइन है, ऊपर नाइट्रोजन एक रिंग का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक अमाइन। सेकेंड क्या है आपका? असाइक्लिक अमाइन है। सो साइक्लिक अमाइन एंड असाइक्लिक अमाइन में, क्योंकि ये आपका ओपन है, तो ओपन है तो इसका क्या होगा, ये आपका सभी डायरेक्शन में इस तरह से क्या होगा, फैला होगा। क्योंकि CH2CH3 जो आपका ये इथाइल ग्रुप है, ये काफी बल्की ग्रुप होता है, तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे CH2CH3। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं CH2CH3, CH2CH3। और यहां पे क्या है, एक तरह से बाइंडेड है क्योंकि ये रिंग का पार्ट है। तो बताइए, सपोज मान लिया कोई आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आ रहा है B+, ये कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है B+, और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो क्या ये इजीली डोनेट कर पाएगा? इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में स्टेरिक क्राउडिंग है, मतलब लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये B+ को सपोज लोन पेयर डोनेट करना, तो B+ यहाँ पे अप्रोच करना चाहिए, और इसको अप्रोच करने में प्रॉब्लम होगा या नहीं? क्योंकि ये क्या होता है, sp3 आयोडाइड है नाइट्रोजन, और sp3 आयोडाइड नाइट्रोजन क्या होते हैं, ये सभी डायरेक्शन में 3 डायमेंशन में ऐसा, ये आपका 3 डायमेंशन में फैले होते हैं इस तरह से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है आपका, स्टेरिक क्राउडिंग है, राइट? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डोनेट द लोन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इसका मतलब, और यहाँ पे साइक्लिक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि साइक्लिक में एक तरह से बाइंड कर दिया है। बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? असाइक्लिक का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा साइक्लिक से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? असाइक्लिक अमाइंस आर मोर बेसिक, cyclic amines are more basic. Cyclic amines are more basic than acyclic amines. क्या ये बात समझ में आ रहा है? बताना मुझे एक बार, क्या इतनी बात समझ में आ रहा है?
क्योंकि असाइक्लिक वाले में क्या होता है, ये सभी डायरेक्शन में 3D में इस तरह से फैले होते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन को लोन पेयर डोनेट करने में प्रॉब्लम होगा, और जब तक ये डोनेट नहीं कर पाएगा तब तक अच्छा बेस नहीं बना जाएगा। यहाँ पे साइक्लिक में क्या है, ये बाइंड करके रखा है, तो एक साइड से फ्री है, एक साइड से फ्री है नहीं, यहाँ से इजिली डोनेट कर सकता है, बट ये आपका क्या है, स्टेरिकली क्राउडेड है यहाँ पे लोन पेयर सेकंड वाले केस में। So more the steric crowding, lesser will be basic strength. Is it clear to all of you? बताइए बताइए, कौन कौन प्रेजेंट है, देखते हैं। 1 2, अच्छा 2 ही स्टूडेंट है, हाँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ट्री, हाँ ठीक है। सो असाइक्लिक एमाइंस आपका मोर बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखिए, एमाइडीन्स। एमाइडीन्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एमाइडीन्स आर मोर बेसिक, एमाइडीन्स आर मोर बेसिक इन नेचर, मोर बेसिक इन नेचर। एमाइडीन्स क्या होते हैं, एक RC डबल बॉन्ड NH2, इस टाइप के ग्रुप को हम लोग एमाइडीन बोलते हैं। इस टाइप का जो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एमाइडीन। ऐसा कोई ग्रुप है तो इसको एमाइडीन बोलते हैं। इसमें सपोज मान लीजिए ये आपका X है और ये नाइट्रोजन आपका Y है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए विच इज मोर बेसिक, नाइट्रोजन X और नाइट्रोजन Y, विच इज मोर बेसिक, तो आपका आंसर क्या होगा? इस टाइप के ग्रुप को एमाइडीन बोलते हैं। विच इज मोर बेसिक, वाई, सभी स्टूडेंट्स वाई बोल रहे हैं, ओके ठीक है। तो देखते हैं इसका हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तभी आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। अब यहां से बताना मुझे X एंड Y में लोन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा है, कौन से नाइट्रोजन के पास ज्यादा है, X और Y? Y का तो जो लोन पेयर था वो Y के पास नहीं है, Y का लोन पेयर Y के पास नहीं है, तो X के पास लगाएगा, क्योंकि ये आपका जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये कैसा लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, और ये कैसा लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड में कौन सा ज्यादा होगा आपका, लोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, डीलोकलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। और एक और बात है, यहां पे अगर हम देखें तो इधर नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर हो गया, 2 लोन पेयर हो गया, 2 लोन पेयर हो गया, मतलब डेंसिटी बढ़ गया ना, नेगेटिव चार्ज भी आ गया। और इस वाले लोन पेयर के पास एक ही लोन पेयर था, और वो भी जो लोन पेयर था वो किसी और के पास चला गया, मतलब इसके पास तो बिल्कुल भी आपका लोन पेयर आई नहीं जब हम लोग रेजोनेंस बनाते हैं, और इसके पास 2 लोन पेयर आ गया, एक तो पहले से था, एक और लोन पेयर आ गया। तो इस टाइप का अगर किसी भी कंपाउंड में ग्रुप है तो ये हाईली बेसिक माना जाता है, ठीक है। अगर आपका इस टाइप से ग्रुप है, C से NH2 लगा हुआ है और डबल बॉन्ड NH लगा हुआ है, तो इस ग्रुप को हम लोग एमाइडीन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एमाइडीन। एंड एमाइडीन आर मोर बेसिक इन नेचर, बिकॉज यहाँ पे जब रेजोनेंस होता है तो एक जो आपका सेकंड नाइट्रोजन एटम है उसके पास 2 लोन पेयर आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे X इज मोर बेसिक, नाइट्रोजन X इज मोर बेसिक देन नाइट्रोजन Y। बताइए इतनी बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? वाई नाइट्रोजन X इज मोर बेसिक, क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर आ गया रेजोनेंस होने के बाद, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, दैट्स व्हाई इट इज मोर बेसिक, नाइट्रोजन X इज मोर बेसिक। एंड इस टाइप का अगर आपको ग्रुप आएगा तो आयोडीन ग्रुप बोलेंगे, और इस टाइप के ग्रुप किसी कंपाउंड में आ रहे तो मोर बेसिक माने जाएंगे।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सपोज आपको कंपेयर करना है, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन, pyridine एंड पायरॉल। एनिलीन, pyridine एंड पायरॉल, इनका बेसिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करना है। दिस इज एनिलीन, pyridine आपका इस तरह से हो गया, एंड पायरॉल, पायरॉल आपका ये होगा। क्या आप बता सकते हैं ऑर्डर क्या होगा? दिस इज पायरॉल, ऑल ऑफ यू, दिस इज pyridine, एंड फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? एनिलीन। बताइए ऑर्डर क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ का? देव प्रेजेंट है क्या क्लास में? देव क्लास में प्रेजेंट है क्या? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए अदर स्टूडेंट्स, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो यहां पे अगर हम देखें तो एनिलीन में जो लोन पेयर है किस टाइप का लोन पेयर है? लोकलाइज या डीलोकलाइज? डीलोकलाइज लोन पेयर है, ठीक है। और pyridine में जो लोन पेयर है, pyridine में जो लोन पेयर है कैसा है आपका? लोकलाइज्ड लोन पेयर है, क्योंकि pyridine का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा बनता है, और इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं वो इस तरह से होते हैं। और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, लोन पेयर वो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में होता है इस तरह से। लोन पेयर एलपी, एलपी आपका होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है आपका इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, इन द प्लेन ऑफ रिंग, इन द प्लेन ऑफ रिंग, रिंग के प्लेन में। बाकी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है। तो क्या यहाँ पे बताइए कि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के? बताइए परपेंडिकुलर है। ब्लू एंड ग्रीन ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मींस इट इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड है तो अच्छा बात है, अच्छी बात है। यहाँ पे नाइट्रोजन लोकलाइज्ड है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी। और पायरॉल में, पायरॉल का जो लोन पेयर है ये क्या है? डीलोकलाइज्ड है और एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, इजंट इट? क्योंकि यहां पे 6 पाई एरोमेटिक है या नहीं? बताइए। और अगर 6 एरोमेटिक रिंग का कोई लोन पेयर पार्ट है तो उसमें भयंकर डीलोकलाइजेशन होता है, बहुत ही रैपिड डीलोकलाइजेशन होता है, वेरी फास्ट डीलोकलाइजेशन होता है। यहां पे आपका ऑर्बिटल, सभी ऑर्बिटल्स कैसे होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नहीं? बताइए। यहां पे बहुत ही रैपिड डीलोकलाइजेशन होगा, वेरी रैपिड डीलोकलाइजेशन। और अगर रैपिड डीलोकलाइजेशन होगा तो इसका मतलब क्या है? वो उतना अच्छा डोनर होगा? अगर रैपिड डीलोकलाइजेशन होगा तो अच्छा डोनर होगा? नहीं, पुअर डोनर माना जाएगा। क्योंकि उसका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर एक बार यहां पे होगा, एक बार इधर घूम के चला जाएगा, एक बार यहां पे, यहां से यहां पे घूम के चला जाएगा। तो जब आपका कोई एक्सेप्टर एटम आएगा तो इधर जाएगा, तब तक यहां पे पहुंच चुका होगा नाइट्रोजन लोन पेयर। एक्सेप्टर एटम इधर आएगा तो यहां पहुंच चुका होगा, मतलब उसको प्रॉब्लम होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। एक जगह पे आपका फिक्स नहीं है लोन पेयर, फिक्स नहीं है मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, डोनेट करने की कैपेबिलिटी कम होगी। तो इनमें से सबसे अच्छा बेस कौन सा है? बताइए मुझे, ऑल ऑफ यू जल्दी से बताइए, सबसे अच्छा बेस कौन है?
बताइए सबसे अच्छा बेस कौन है? पिरिडीन। यस, पिरिडीन। पिरिडीन के बाद कौन सा होगा, क्योंकि इसमें लोकलाइज है, एक ही जगह पे फिक्स है। देन पिरिडीन के बाद एनिलीन, एनिलीन के बाद पायरॉल। पायरॉल में भयंकर डिलोकलाइजेशन है, वेरी फास्ट डिलोकलाइजेशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आप केबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पिरिडीन मैक्सिमम, देन एनिलीन एंड पायरॉल में मिनिमम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया बात? क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बताइए। अब जैसा मैंने आपको बताया, केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सपोज मान लिया आपको क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्थो इफेक्ट इसमें देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट, बेसिक स्ट्रेंथ में भी ऑर्थो इफेक्ट होता है। और ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, ऑर्थो इफेक्ट डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि स्टेरिक इफेक्ट का, स्टेरिक क्राउडिंग का क्या इफेक्ट होता है बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में क्या होता है कि स्टेरिक क्राउडिंग होने से बढ़ जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो इफेक्ट होने से। जैसा हमने सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड के केस में देखा था। यहाँ पे क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ में कम हो जाता है बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आपका एसआईआर इफेक्ट है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सो स्टेरिक इफेक्ट ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट इन एनिलीन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, दैट मीन्स हम लोग ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। स्टेरिक इफेक्ट क्या होगा, स्टेरिक इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसके बारे में डिस्कस करें। तो सपोज आपका एनिलीन है और एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है जी। ये अगर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो क्या इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी। सपोज इसने H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इस तरह से बनेगा। मान लिया मैंने G इज इक्वल टू CH3 है, सपोज मान लिया CH3 मान लेता हूं मैं यहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे सपोज CH3 लगा हुआ है, CH3 आपका sp3 एविडेंस। कैसी बात समझ में आ रहा है? ये क्या बन गया आपका, कॉन्जुगेट एसिड बन गया। बेस H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो बेस H प्लस एक्सेप्ट करने का कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अब जैसा मैंने आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ में मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? मतलब प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही जल्दी H प्लस ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो जल्दी H प्लस एक्सेप्ट करेगा, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ऐसा और नो करके बताइए, इतनी बात समझ में आ रहा है या नहीं? अब देखो इसमें होता क्या है कि सपोज मान लिया जैसे हम लोग NaCl को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये Na प्लस और Cl माइनस से ब्रेक हो जाता है। और फिर वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इसको स्टेबलाइज करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, Na प्लस को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, आयोन डाइपोल। और Cl माइनस को क्या करते हैं, वाटर का पॉजिटिव पार्ट सराउंड कर लेता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेशन बोलते हैं। मतलब जब आपका कोई आयनिक मॉलिक्यूल वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है और जो आयंस बने उन आयंस को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। और इस सराउंड करने से क्या होता है, आयोन डाइपोल इंटरेक्शन से यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं अगर वाटर है तो, या फिर सॉल्वेशन एनर्जी बोलेंगे अदर सॉल्वेंट के केस में। तो सॉल्वेशन होने से एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी आती है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको?
मतलब NaCl को वाटर में डिजोल्व किया तो आयन से ब्रेक हुआ, आयन को वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया, सराउंड करने से आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, और आयन डाइपोल इंटरेक्शन होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी आएगी। तो मोर द सॉल्वेशन, किसी मॉलिक्यूल का सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। सॉल्वेशन होने से स्टेबिलिटी आती है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जितने ज्यादा सॉल्वेशन होगा, जितने ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। बात समझ में आ रहा है आपको? यही बात हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि मोर द सॉल्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहां पे क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में आ रही है? बताना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? कुछ बोलेंगे या नहीं? बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? अनम्यूट करके कुछ बोलोगे क्या? समझा। अदर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? हाँ, अदर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? मतलब देखो, हमें क्या करना है कि बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एनिलीन कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन एंड ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, इन दोनों में से कौन अच्छा बेस होगा, दोनों में से कौन अच्छा बेस होगा, ये कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है दोनों का H+ को डोनेट करने की एबिलिटी। जो अच्छा H+ को डोनेट करेगा, जो जितने इजीली H+ को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, वो उतना ही अच्छा बेस होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। तो फर्स्ट का कॉन्जुगेट एसिड ये बनेगा, Ca हो गया। सेकंड का जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, ये बनेगा। बात समझ में आ रहा है? क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? दोनों का कॉन्जुगेट बेसिक, हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों को H+, जैसे मैंने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, उसमें क्या कर रहे थे, H+ निकाल रहे थे, यहाँ पे H+ ऐड कर रहे हैं। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो इसमें कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल था उतना अच्छा एसिड था। यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा बेस होगा। तो इन दोनों में से कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल कौन होगा, हम लोग सॉल्वेशन देखेंगे। तो एक बार ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, अब इसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहाँ पे बताइए कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकते हैं पहले वाले में? डेल प्लस और यहाँ पे डेल माइनस। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं? वन मॉलिक्यूल को कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर सकते हैं? क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर सकते हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर सकते हैं। और इस वाले में अगर हम देखें, जो CH3 होता है, CH3 जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। एल्काइल ग्रुप्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर हेटिंग होते हैं। ये वाटर हेटिंग होते हैं, वाटर रिपेलिंग होते हैं। वाटर रिपेलिंग होते हैं। वाटर रिपेलिंग क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता होगा, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर मॉलिक्यूल पोलर से अट्रैक्ट होते हैं, नॉन पोलर से अट्रैक्ट होते हैं। तो CH3 जो एल्काइल ग्रुप होता है कैसा है, नॉन पोलर या पोलर है? कार्बन हाइड्रोजन नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस।
तो एल्काइल ग्रुप्स नॉन पोलर होते हैं और वाटर पोलर होता है। तो क्या इनके बीच में फ्रेंडशिप होगी? नहीं। मतलब एल्काइल ग्रुप वाटर को क्या करेगा? रिपेल करता है, ये वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर को पास आने नहीं देगा। मतलब यहां पे क्या होगा? और दूसरी बात स्टेरिक क्राउडिंग है, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से हो पाएगा? जैसे यहाँ पे कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं था तो इजीली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड कर लिया था। यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है, तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसको सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे उतना इजीली। और दूसरी बात है ये CH3 वाटर को आने से क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। मतलब यहाँ पे दो ही मॉलिक्यूल इजीली आ सकते हैं, एक ई वाले हाइड्रोजन से सराउंड हो सकते हैं, एक दूसरे ई वाले हाइड्रोजन से सराउंड हो सकते हैं। तो इन दोनों में से सॉल्वेशन किसका ज्यादा हुआ? यहाँ पे सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है, मोर सॉल्वेशन, और यहाँ पे रिलेटिवली लेस सॉल्वेशन हो रहा है। आप देखिए पहले वाले में 3 वाटर मॉलिक्यूल, दूसरे वाले में 2 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, क्योंकि एक का जो हाइड्रोजन है वो CH3 के कांटेक्ट में CH3 इसको आने नहीं देगा, दूर से ही भगा देगा, रिपेल कर देगा वाटर को। वाटर हेटिंग होता है, CH3 एल्काइल ग्रुप हेट करता है वाटर से, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, राइट। वाटर पोलर होता है, CH3 नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर में कभी फ्रेंडशिप नहीं होता, राइट। पोलर पोलर में फ्रेंडशिप होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में फ्रेंडशिप होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट में सॉल्वेशन ज्यादा है, सेकंड में सॉल्वेशन कम हो रहा है। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि सॉल्वेशन होने से जब किसी कैटायन को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होने से एनर्जी कम हो जाती है प्रोडक्ट की और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इनमें से मोर स्टेबल कौन होगा? जिसका सॉल्वेशन ज्यादा हुआ है, ये आपका मोर स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेशन कम हुआ है तो लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल का मतलब क्या? बेस का कॉन्जुगेट एसिड लेस स्टेबल है, इसका मतलब कौन ज्यादा इजीली H प्लस एक्सेप्ट करेगा? H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है, जल्दी से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। तो फर्स्ट का कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है तो फर्स्ट की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो एनिलीन का ज्यादा होगा ऑर्थो मिथाइल एनिलीन से। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या? हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा? एनिलीन और ऑर्थोमिथाइल एनिलीन में कौन ज्यादा अच्छा बेस होगा? एनिलीन। अब यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट बोला सर प्लस आई नहीं होगा क्या? तो देखो जब इन दोनों में प्लस आई और स्टेरिक क्राउडिंग में कंपेयर करते हैं तो स्टेरिक क्राउडिंग बेसिक स्ट्रेंथ कम करता है, प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। बट प्लस आई उतना बेसिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पाता है जितना स्टेरिक क्राउडिंग कम कर देता है। मतलब यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो हम लोग प्लस मतलब CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है बट उतना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाता है जितना स्टेरिक क्राउडिंग कम कर देता है। मतलब सॉल्वेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है, सॉल्वेशन इज द प्राइमरी फैक्टर। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लेस इफेक्टिव होता है। बात समझ में आया आपको? जैसे मान लिया अगर ये CH3 पैरा पे होता, अगर ये CH3 पैरा पे होता तो यहाँ पे क्या सॉल्वेशन होने में कोई प्रॉब्लम होती? पैरा पे होता तो क्या सॉल्वेशन होने में प्रॉब्लम होती? नहीं। तो कौन ज्यादा बेसिक होता बताना? फिर कौन ज्यादा बेसिक होता? फिर हम लोग प्लस आई देखते हैं, फिर हम लोग पैरा को ज्यादा बेसिक बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, सॉल्वेशन भी हमें देखना है। सॉल्वेशन इज ऑल्सो ए डिसाइडिंग फैक्टर फॉर बेसिसिटी। तो अगर कोई ऑर्थो पे ग्रुप लग जाए, ये CH3 हो, अच्छा यहाँ पे बताना अगर CH3 की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप होता तो भी सेम नहीं लगता, वो भी स्टेरिक क्राउडिंग प्रोवाइड करता। मान लिया NO2 होता तो भी बेसिक स्ट्रेंथ कम करता या नहीं? क्योंकि वो भी सॉल्वेंट को आने से रोकता, स्टेरिक क्राउडिंग वो भी प्रोवाइड करता। मतलब अगर किसी एनिलीन है और एनिलीन के साइड में कोई ग्रुप लग गया ऑर्थो पे तो दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? एक आपका एनिलीन है और दूसरा एनिलीन के ऑर्थो पे एक ग्रुप लग गया,
एनिलीन के ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लग गया जी, डजंट मैटर वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर्स हम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप लगने से ऑर्थो इफेक्ट से क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अच्छा एक बात ध्यान देना कि एसिडिक स्ट्रेंथ में इसका अपोजिट हो रहा था, जैसे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, ऑर्थोमिथाइल। तो इसका मतलब ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? ये क्यों करता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया। ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम लोग ये बात लिख लेते हैं, ये बात हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ बट डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? बताइए, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? हाँ बताइए तानिश, क्या डाउट है? सर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगने से वो तो NH2 आउट ऑफ प्लेन जाएगा ना? यहाँ पे यस। NH2 आउट नहीं, NH2 नहीं, देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बेसिकली क्या होता है कि बेंजोइक एसिड NH2 स्मॉल होता है, NH2 और OH स्मॉल ग्रुप होते हैं, तो ये बाहर नहीं जाएंगे, उतने ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग नहीं। बेंजोइक एसिड में बात अलग थी कि वहां पे कार्बोक्सिलिक था, कार्बोक्सिलिक बल्कि होता है। यहाँ पे कितने एटम है? 4 एटम है। NH2 स्मॉल होता है, हाइड्रोजन उतना ज्यादा बल्कि नहीं होता है। तो स्टेरिक क्राउडिंग तो हो रहा है, बट ये स्टेरिक क्राउडिंग वाटर को आने से रोक रहा है, इसको आउट ऑफ प्लेन नहीं ले जाएगा। स्टेरिक क्राउडिंग है बट इतना स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है कि आउट ऑफ प्लेन चला जाए, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन स्मॉल साइज के होते हैं। अगर NH2 और बेंजोइक COH में कंपेयर कर, COH ज्यादा बल्कि होता है, तो COH वाले में आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, NH2 आउट ऑफ प्लेन जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, सर अगर जाता तो मतलब फिर तो उल्टा हो जाता ना, मतलब क्योंकि वो हाँ हाँ, आराम से डोनेट कर बिल्कुल पाता। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, करेक्ट। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि NH2 स्मॉल है ना। NH2 और OH पे स्टेरिक क्राउडिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओके। OH पे भी नहीं पड़ता। जैसे फिनॉल वाले केस में हमने बताया था, फिनॉल में नहीं होता है, फिनॉल में आपका SIR इफेक्ट नहीं लगता है, ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता है फिनॉल के केस में। बेंजोइक वाले में लगता है, बेंजोइक और सल्फोनिक में लगता है, बल्कि ग्रुप्स में। मतलब ये CH3 क्या करेगा, सॉल्वेशन होने से रोकेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को आने से रोकेगा। बट क्योंकि NH2 और CH3 उतनी ज्यादा बल्कि नहीं है, तो ये आउट ऑफ प्लेन तो नहीं जाएगा, बट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रोकेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? ओके, अब यहां पे हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस इन डिफरेंट मीडियम। अगर हम गैसियस मीडियम में देखें, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम गैसियस मीडियम में बात करें, इन गैसियस मीडियम, अगर हम गैसियस मीडियम में बात करें तो 3 डिग्री एमाइन is more basic than 2 degree, 2 degree then 1 degree then ammonia। ये एमाइन की बात कर रहे हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, प्लस साइड। 3 डिग्री में 3 साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। 2 डिग्री में 2 साइड से, 1 साइड से, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजन ग्रुप नहीं लगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आपका है,
इन सभी में बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? ये हो जाएगा। प्लस आई के बेसिस पे हमने देखा CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है। बट अगर हम, ये तो गैसियस मीडियम में है, बट अगर हमने मीडियम चेंज कर दिया तो मीडियम चेंज करने से भी बेसिक स्ट्रेंथ चेंज होता है इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में अगर हम देखें तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। ये होता है आपका 2 डिग्री मैक्सिमम हो जाता है, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, 2 1 3, देन अमोनिया हो जाता है। इफ R इज इक्वल टू CH3, अगर R CH3 है तो मतलब ये एमाइंस है ना, तो एमाइंस में तो R तो कुछ भी हो सकता है ना, मैंने CH3 मान लिया। R की जगह पे इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, राइट। ये 3 डिग्री एमाइन है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। गैसियस मीडियम में तो 3 to 1 होता है। एक्वस मीडियम में 2 डिग्री पहले आ जाता है, देन 1 देन 3 होता है। और ये R वैल्यू पे भी डिपेंड करता है कि R क्या है आपका, R मिथाइल है या इथाइल है। तो अगर आपका R CH3 है तो 2 1 3 ऑर्डर होगा, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा। एंड 2 3 1, इफ R इज इक्वल टू इथाइल, प्रोपाइल या फिर इस सेक्टर कोई भी अदर एल्काइल ग्रुप है तो 2 3 1 का ऑर्डर आएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। केबी की बात करें, ठीक है। तो ये तो आपका 321 समझ में आ गया होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया बेस्ड ऑन प्लस आई। जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतना ही अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। बट एक्वस मीडियम में जो है आपका ऑर्डर चेंज क्यों हो गया? 2 डिग्री सबसे पहले क्यों आ गया? क्योंकि एक्वस मीडियम में सॉल्वेशन भी होता है, सॉल्वेशन भी एक फैक्टर होता है। यस, सो एक्वस मीडियम में सॉल्वेशन भी एक फैक्टर होता है जो बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। गैसियस मीडियम में तो कोई सॉल्वेशन वगैरह नहीं होगा क्योंकि हम लोग ड्राई मीडियम में देख रहे हैं, कोई सॉल्वेंट वगैरह नहीं है, तो सिर्फ इंडक्टिव से डिसाइड है। एक्वस मीडियम में 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। एक आपका सॉल्वेशन होता है, प्लस आई होता है, और आपका स्टेरिक क्राउडिंग, तीनों ही फैक्टर डिसाइड करते हैं, सॉल्वेशन, स्टेरिक क्राउडिंग एंड प्लस आई। अब इसमें आर की वैल्यू क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना होगा। 2 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। 2 डिग्री का जो बेसिक स्ट्रेंथ है 2 डिग्री एमाइंस का मैक्सिमम हो जाता है। अब एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको जो बता रहा हूँ? एक्वस मीडियम में अगर एल्काइल ग्रुप CH3 है तो 2 1 3 का ऑर्डर होगा, और C2H5 या अदर एल्काइल है तो 2 3 1 का ऑर्डर होगा, 2 1 3 एंड 2 3 1। 2 डिग्री मैक्सिमम होता है, 2 डिग्री मोस्ट बेसिक हो जाता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 डिग्री मैक्सिमम बेसिक क्यों हो जाता है एक्वस मीडियम में। ड्राई मीडियम में तो आपका गैसियस मीडियम में 3 डिग्री था, तो इसकी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सपोज मान लिया आपका, हम लोग ऐसा मानते, अमोनिया हमें कंपेयर करना है, अमोनिया NH3 RNH2 R2NH, एंड ये हो गया आपका 3 एल्काइल ग्रुप लगे, मतलब ये 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज अमोनिया। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कौन अच्छा बेस होगा ये कैसे डिसाइड करते हैं? जो अच्छा H प्लस को जो इजिली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जो बेस जितना इजिली डोनेट करेगा उतना अच्छा बेस माना जाएगा। अब अगर हम फर्स्ट का कॉन्जुगेट एसिड बनाए, फर्स्ट का कॉन्जुगेट एसिड इस तरह से बनेगा, ये सेकंड का कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ये आपका थर्ड का कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ये फोर्थ का कॉन्जुगेट एसिड बन गया। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है।
एक्वस मीडियम की बात हो रही है, ये हम लोग एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम, इन सभी में सॉल्वेशन सबसे अच्छा किसका होगा? जिससे जिस नाइट्रोजन से मैक्सिमम H ग्रुप लगे हैं उसका सॉल्वेशन सबसे अच्छा होगा। यहाँ पे 4 H ग्रुप लगे हैं, ये सभी कॉन्जुगेट एसिड बना दिया हमने। इसका सॉल्वेशन सबसे अच्छा होगा, इसमें 4H है, इसमें 3H है, इसमें 2H है और इसमें एक ही H है। और एक और बात मैंने बताया था कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो वाटर को रिपेल करते हैं, जो वाटर हेटिंग होते हैं वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर को पास आने नहीं देंगे, सॉलिड मॉलिक्यूल को पास आने नहीं देंगे, वाटर को पास नहीं आने। तो सबसे अच्छा सॉल्वेशन किसका होगा बताना मुझे, सबसे अच्छा सॉल्वेशन, मैक्सिमम सॉल्वेशन किसका होगा? और ये सॉल्वेशन कैसे हो रहा है आपका? सॉल्वेशन कैसे हो रहा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया, यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, और इस R के पास आएगा? नहीं नहीं नहीं, R के पास नहीं आएगा, क्योंकि R नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, ये दोनों क्या है आपस में, ये फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों तो भगा देगा वाटर को, इधर क्या हो जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, और इधर कितने वाटर मॉलिक्यूल आएंगे? एक ही वाटर मॉलिक्यूल आएगा सराउंड करने में। इन सब में मैक्सिमम सॉल्वेशन किसका हो रहा है? मैक्सिमम सॉल्वेशन फर्स्ट का हो रहा है, मींस इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड। इसमें क्या हो रहा है, मिनिमम सॉल्वेशन हो रहा है, दैट मींस ये क्या है आपका, लेस स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड है। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये मोर स्टेबल, मोस्ट मैक्सिमम सॉल्वेशन, इसका सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें इसके कॉन्जुगेट एसिड में सॉल्वेशन कम हो रहा है तो ये लेस स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो इनमें से बताइए कौन अच्छा बेस होगा? जिस बेस का कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होता है वो अच्छा बेस होता है। तो बताइए अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन ऑर्डर क्या होना चाहिए? देखो इसमें कई सारे फैक्टर है, एक्वस मीडियम में बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। अगर हम प्लस आई के अकॉर्डिंग ऑर्डर लिखते तो क्या आना चाहिए था? सिर्फ प्लस आई के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर लिखते तो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था कि आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देन अमोनिया। अगर हम सॉल्वेशन को प्राइमरी फैक्टर मान के ऑर्डर लिखे तो सबसे अच्छा बेस कौन सा है बताइए जल्दी से, सबसे अच्छा बेस कौन सा है? अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के कॉन्जुगेट बेस का सबसे अच्छा सॉल्वेशन होता है, और सॉल्वेशन होने से स्टेबिलिटी आती है। सो अमोनिया देन 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, ये तो उल्टा हो गया, पहले वाले का जस्ट रिवर्स हो गया। अब क्या करें, हमें प्लस आई भी देखना है, हमें सॉल्वेशन भी देखना है, और एक और फैक्टर देखना है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी देखते हैं तो स्टेरिक क्राउडिंग भी एक फैक्टर होता है, जैसे हमने साइक्लिक एमाइंस वाले केस में देखा था, ये स्टेरिक क्राउडिंग। मतलब अगर कोई नाइट्रोजन का लोन पेयर स्टेरिकली क्राउडेड है, चारों तरफ से क्राउडेड है, तो क्या उसके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप अप्रोच कर पाएगा? मतलब कि मुझे लोन पेयर दे दो, क्या यहां तक अप्रोच कर पाएगा? नहीं, अप्रोच करने में प्रॉब्लम होगा। और यहां पे अगर आपका स्टेरिकली क्राउडेड नहीं है, रिंग का पार्ट है, तो अप्रोच इजीली कर लेगा और इजीली डोनेट कर देगा। मतलब स्टेरिक क्राउडिंग भी एक फैक्टर होता है जो बेसिक स्टेट को डिसाइड करता है। अगर स्टेरिक क्राउडिंग कम है तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में इजी होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन इजियर होगा और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो अगर हम स्टेरिक क्राउडिंग के हिसाब से बात करें, यहाँ पे 3 फैक्टर है। स्टेरिक क्राउडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जिस बेस के अंदर मिनिमम स्टेरिक क्राउडिंग है वो सबसे अच्छा बेस होगा। तो स्टेरिक क्राउडिंग का ऑर्डर क्या बोलेगा? ये बात बोलेगा, बताइए मुझे, इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब एक्वस मीडियम में बहुत सारे फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आ गए। अब कौन सा प्राइमरी फैक्टर होगा, कौन सा सेकेंडरी फैक्टर होगा,
मतलब इन सभी का ओवरऑल सम करना पड़ेगा। बताइए इतनी बात समझ में आ रहा है? मतलब सभी बातों को ध्यान रखना होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? तो इन तीनों बातों का ध्यान जब रखते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जब किया गया, एक्सपेरिमेंट से जब साइंटिस्ट लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया तो उन्हें ये पता चला कि 2 डिग्री का सबसे ज्यादा हो जाता है। अच्छा ये बताना मुझे कि ये वाला फैक्टर बोलता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा और ये वाला फैक्टर बोल रहा है 3 डिग्री सबसे कम होगा। मतलब 2 डिग्री में कोई 2 डिग्री में अगर हम देखें तो उसमें दोनों ही फैक्टर बैलेंस्ड है, ना ही ज्यादा प्लस आई है और ना ही ज्यादा आपका स्टेरिक क्राउडिंग है। मतलब 2 डिग्री सबसे अच्छा है। कहीं ना कहीं लग रहा होगा आपको। अगर हम बोलेंगे कि प्लस आई 3 डिग्री में प्लस आई अच्छा होता है, नो डाउट, बट उसका सॉल्वेशन नहीं हो पाता है। तो कौन सा ऐसा एमीन है जिसमें प्लस आई भी अच्छा होता है और सॉल्वेशन भी अच्छा होता है? बताइए मुझे। जो मॉडरेट है, जिससे प्लस आई भी अच्छा हो और सॉल्वेशन भी जिसका अच्छा हो, 2 डिग्री होगा ना। बात समझ में आ रहा है आपको? 3 डिग्री में प्रॉब्लम क्या है? 3 डिग्री में प्लस आई तो अच्छा होता है बट उसका सॉल्वेशन नहीं हो पाता है, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। तो 2 डिग्री सबसे आगे निकल जाता है। उसके बाद आपका 2 डिग्री के बाद ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि 2 डिग्री एमाइन सबसे अच्छे बेस होते हैं एक्वस मीडियम में, इन एक्वस मीडियम। इन एक्वस मीडियम 2 डिग्री सबसे अच्छा होगा, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री होगा इफ, और उसके बाद अमोनिया होगा इफ R इज इक्वल टू CH3। R अगर आपका CH3 है और अगर R आपका C2H5 है, इफ R इज इक्वल टू C2H5 या फिर अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो 2 3 1 का ऑर्डर आएगा। अच्छा इसमें ये बात तो समझ में आ गया कि 2 डिग्री सबसे पहले क्यों आ गया? 2 डिग्री सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई मेंस एडवांस में कई बार पूछा गया है। 2 डिग्री का सबसे ज्यादा इसलिए हो क्योंकि इसमें ना ही ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होता है, सॉल्वेशन भी अच्छा होता है, प्लस आई भी अच्छा रहता है, सभी चीजें बैलेंस्ड है एकदम, ठीक है। और इसके बाद डिपेंड करेगा आपका आर कैसा है। अगर आर आपका CH3 है तो वहां पे कहीं ना कहीं स्टेरिक क्राउडिंग का कम इफेक्ट पड़ेगा। स्टेरिक क्राउडिंग का कम इफेक्ट पड़ेगा तो वहां पे हम लोग क्या देख लेंगे, फिर सॉल्वेशन वाला फैक्टर देख लेंगे, तो 1 डिग्री हो जाएगा, देन 3 डिग्री हो जाएगा। और अगर R C2H5 तो 3 1 NH3 होगा। ये बात आपको याद रखना होगा, यू हैव टू मेमोराइज दिस, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए समझ में आ रहा है बात? बात समझ में आया है नहीं? 1 डिग्री में भी बैलेंस्ड है ना? अरे 1 डिग्री में नहीं होता, अब ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, जब याद करना पड़ेगा ना, उसमें आर्ग्यू करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो बातें एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। 1 डिग्री में आप बोल रहे हो कि 1 डिग्री में बैलेंस, तो 1 डिग्री में प्लस आई उतना अच्छा थोड़ी हो रहा है, 1 डिग्री में प्लस आई भी तो कम है। 2 डिग्री में प्लस आई भी अच्छा है और सॉल्वेशन भी अच्छा हो रहा है, 1 डिग्री में प्लस आई कम है ना, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम लोग। अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस की एक्वस गैसियस मीडियम में, गैसियस मीडियम का मतलब कोई भी सॉल्वेंट वगैरह नहीं है, हम लोग ड्राई मीडियम में देख रहे हैं। तो ड्राई मीडियम में डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? ओनली प्लस आई। यहाँ पे प्लस आई ज्यादा हो रहा है, 3 डिग्री में प्लस आई ज्यादा हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। तो 3 2 1 का ऑर्डर आ गया। इतनी बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में 2 डिग्री सबसे आगे निकल जाता है। 2 डिग्री सबसे ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि एक्वस मीडियम में जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो एक बात पे डिपेंड नहीं करता है, वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? स्टेरिक क्राउडिंग भी आ जाता है, सॉल्वेशन भी आ जाता है, प्लस आई भी आ जाता है। तो हम इन तीनों का सम करते हैं और इन तीनों का ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे हम लोग जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा हमें पता नहीं, तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा पे रिलाई करते हैं। मतलब यहाँ पे 3 फैक्टर है, तीनों का ओवरऑल फैक्टर हमें देखा जा रहा है, तीनों का ओवरऑल सम देखा जा रहा है। अगर R आपका CH3 है तो 2 1 3 का ऑर्डर आएगा,
और अगर C2H5 या अदर कोई अल्काइल ग्रुप है तो 231 का ऑर्डर आएगा, जो आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक्वस मीडियम में तो हो क्या रहा है, ये आपका अमोनिया हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। हमने क्या किया, इसका बेसिक स्ट्रेंथ जानने के लिए सभी का H+ से H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉन्जुगेट एसिड बना दिया। जिस बेस का कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा बेस माना जाता है। तो इनमें से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अच्छा कॉन्जुगेट, सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, जिसमें सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है। सॉल्वेशन किसमें ज्यादा होगा, अमोनिया। तो इसके बेसिस पे हमने बोल दिया कि सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या आना चाहिए, क्योंकि अमोनिया का सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है, अमोनिया के कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि अमोनिया अच्छा बेस है। और 3 डिग्री वाले में सॉल्वेशन बहुत ही कम होगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है इसके पास। आर ग्रुप तो देखते ही वाटर को भगा देगा बाहर से, ठीक है, क्योंकि ये रिपेलिंग होता है, हेट करता है वाटर से, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू प्लस आई 3 to 1 आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन 1 डिग्री सबसे ज्यादा होना चाहिए था। दोनों का ओवरऑल इफेक्ट निकाल लिया तो ये ऑर्डर आ गया। ये आपको मेमोराइज करना, इतनी बात समझ में आ गया, आप बताइए, क्लियर है? हेलो सर। हाँ बताइए। सर जो स्टेरिक क्राउडिंग इफेक्ट I+I इफेक्ट को ओवरपावर कर रहा तो खाली फिर साइक्लिक रिंग के लिए होगा क्या? साइड क्या बोला आपने? सर साइक्लिक रिंग में बताया था ना कि स्टेरिक क्राउडिंग इफेक्ट +I इफेक्ट को ओवरपावर कर देगा CH3 वाले केस में। नहीं, वो तो दोनों में आपके थे ना, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों 3 डिग्री थे, तब मैंने बोला था ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है ना। वो रिंग का केस था, अलग केस है, इसमें तो डिग्री सेम है ना। नहीं सर, दूसरे केस में जब ऑर्थो इफेक्ट देख रहे थे बेसिस पे। हाँ, और फिर देख रहे तो सॉल्वेशन डिसाइड कर रहा था वहां पे, जिसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, जिस बेस के कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्वेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और सॉल्वेशन उसी का ज्यादा होगा जिसमें स्टेरिक क्राउडिंग कम है। वहां पे प्लस आई से डिसाइड नहीं कर रहे थे, वहां पे स्टेरिक क्राउडिंग देख रहे थे हम लोग, मतलब सॉल्वेशन देख रहे थे, स्टेरिक क्राउडिंग से होने वाले सॉल्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो डिग्री सेम है ना, और भी अभी एग्जांपल हम लोग लेंगे, ढेर सारे एग्जांपल करेंगे समझ में आ जाएगा। इससे डिग्री सेम है ना, तो डिग्री सेम है तो स्टेरिक क्राउडिंग देखेंगे, जब डिग्री सेम हो जाएगा तो स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है, बात समझ आ रहा है, क्लियर? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, सेक्शन डी में बोला है कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें कैसे कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, इधर नाइट्रोजन, इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन, कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेटर डोनर होता है, तो फ्लोरीन की जो आपका 5 होगा, यहाँ पे फ्लोरीन डोनर एटम है, इधर नाइट्रोजन, इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन सबसे पहले, फ्लोरीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा 5th का, और फर्स्ट का सबसे ज्यादा बोल रहा है, सॉरी सेकंड का, क्योंकि सेकंड में कार्बन डोनर एटम है। यहाँ पे कौन डोनर एटम है, नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन है, इसमें C2H5 का प्लस आई लगेगा, C2H5 का प्लस आई भी लगेगा ना। तो इसके बाद सबसे पहले कार्बन डोनर एटम आएगा, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, बात समझ में आ रहा है आपको? तो 2 को सबसे पहले लिख दिया क्योंकि इसमें कार्बन डोनर एटम है, देन 3 में प्लस आई भी लग रहा है, उसके बाद आपका 4 के बाद 1 के बाद 5, ठीक। अब यहाँ पे देखिए D2 में क्या बोला, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, PHNH2 PH2NH PH3NH2NH N। तो नाइट्रोजन से जब आप फिनाइल रिंग लगा दोगे तो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने अंदर क्या कर लेगा, डीलोकलाइज कर लेगा। आप नाइट्रोजन से जितने ज्यादा फिनाइल रिंग लगाओगे डीलोकलाइजेशन उतना ही बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितने कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर एक बेंजीन के ऊपर 3 पोजीशन पे जाता है,
10। ठीक है, मतलब यहां पे क्या हो गया, इसका जो लोन पेयर है 1/10 हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, 1/10 हो गया, बोल सकते हैं हम लोग 1/10 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था वो तो बेंजीन के अंदर चला गया, तीनों बेंजीन के अंदर चला गया। तो इनमें से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर होगा, बताइए समझ में आ रहा है नहीं। एक फिनाइल है तो 1/4 हो गया, जैसे अगर नाइट्रोजन से एक ही फिनाइल लगा हुआ है, एक फिनाइल लगा हुआ है, तो बताना यहाँ पे इफेक्टिव कितना है, इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है इसके पास, कार्बन के पास जा रहा है ना, कार्बन के पास जा रहा है, तो नाइट्रोजन के पास कितना बचा, 1/4 बचा, 1/4 हो गया, 4 एटम के ऊपर डीलोकलाइज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इधर, ये तो मैंने बता दिया आपको क्लास में अभी। ठीक है, पिरिडीन, एनिलीन, पायरॉन। सी वाले में देखिए, सी में क्या हो रहा है, इन तीनों में बताना है हमें बेसिक स्ट्रेंथ। बताइए किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन से पीएच नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीएच आते ही क्या कर देता है, वो डीलोकलाइज कर देता है, पीएच आएगा तो डीलोकलाइज हो जाएगा। थ्री एंड फोर में प्लस आई से डिसाइड किया, CH3 CH2 NH माइनस एंड NH2 माइनस, इसे प्लस आई करेगा ना, और प्लस आई करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ये अच्छा बेस होगा, ये थोड़ा सा पुअर बेस होगा रिलेटिवली। यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओ। बात समझ में आया, समझे क्या, 3 4, ठीक है। अब बताइए इसमें सी वाले में, सी वाले में बताइए कैसे कंपेयर करेंगे। तो सी में अगर हम देखें तो सी के सेकंड वाले में बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, इजंट इट, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन से डायरेक्ट पीएच लग गया, और पीएच लगते ही क्या कर देगा, डीलोकलाइज कर देगा। और यहाँ पे अगर हम देखें, इधर कौन सा इफेक्ट लगेगा बताना मुझे, पीएच का माइनस आई लगेगा, हाँ यहाँ पे माइनस आई, इधर भी माइनस आई। फिनाइल के दो इफेक्ट होते हैं, एक आपका प्लस एम होता है और दूसरा माइनस आई होता है। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है तो विड्रॉ करने लगता है, और यहाँ पे क्या करेगा, डीलोकलाइज कर देगा। मतलब फर्स्ट वाले में जो लोन पेयर है कैसा है, लोकलाइज्ड है, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में लोकलाइज्ड है, और सेकंड में क्या है, डीलोकलाइज्ड है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड लोकलाइज्ड, सेकंड डीलोकलाइज्ड, तो डीलोकलाइज सबसे कम हो गया। और इन दोनों में कैसे डिसाइड किया, माइनस आई दूर होना चाहिए, पीएच दूर होना चाहिए, जितना ज्यादा दूर होगा पीएच उतना ही विड्रॉ कम करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा। तो इसका मतलब समझ गए ये बात, बताइए सी समझ में आ गया सभी को, इधर पीएच दूर लगा हुआ है, इधर नजदीक लगा हुआ है, ज्यादा विड्रॉ करेगा। अब यहाँ पे देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक इन द गिवन कंपाउंड, बताइए मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, बताइए जो लोकलाइज्ड है, जो एक ही जगह पे कंसेंट्रेटेड है, वही मोस्ट बेसिक होगा। तो ये क्या है, ये लोन पेयर अगर हम देखें तो ये लोन पेयर एरोमेटिक रिंग का पार्ट है या नहीं, ये डबल बॉन्ड दोनों में कॉमन है, क्या ये एरोमेटिक बन रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। और एरोमेटिक, अगर नाइट्रोजन एरोमेटिक रिंग का पार्ट है तो वहां पे भयंकर डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब वो लोन पेयर एक जगह होता ही नहीं है, वो आपका हमेशा दौड़ता रहता है। ठीक है, तो मतलब ये लोन पेयर तो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है, मतलब ये लिस्ट बेसिक हो गया, समझ में आ रहा है। लिस्ट बेसिक क्यों हो गया, क्योंकि ये दौड़ रहा है, लिस्ट बेसिक मतलब इसके पास है ही नहीं लोन पेयर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैसा है, लोकलाइज्ड है, और ये कैसा है, ये कैसा है, बेंजीन के अंदर जाएगा, डीलोकलाइज्ड है। तो ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट बेसिक कौन होगा, 2, 2 के बाद कौन सा आएगा, 1, 1 के बाद 3, ठीक है, 2 1 3। समझ में आ गया बात सभी को। तो अभी आपका देखो एक्सरसाइज भी हो जा रहा है, आपका होमवर्क भी सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। D4 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर बेस, जस्टिफाई योर आंसर, पता है कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होगा इन दोनों में से। तो sp2 लोकलाइज्ड जो बताया था मैंने, लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड वाला, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी देखना है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर sp2 है, इधर भी कैसा है, sp2 है, बट ये sp2 लोकलाइज्ड है और ये sp2 डीलोकलाइज्ड है।
तो sp2 लोकलाइज ज्यादा अच्छा बेस होता है, ठीक है। फर्स्ट इज लेस बेसिक देन सेकंड बिकॉज ऑफ दैट, राइट। ओके, तो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया आपका। पार्ट 2 देख लेते हैं। चलो पार्ट 2 में बताइए D1। D1 में देखो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ द फॉलोइंग एनायंस, ये कर लो क्या? CH3 NH CH2 CH3 CH2 डोनर एटम कौन सा है बताना? डोनर एटम कार्बन। NH2 डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। CH2 डबल बॉन्ड CH डोनर एटम कौन है? कार्बन। CH ट्रिपल बॉन्ड C डोनर एटम कौन है? कार्बन। OH डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। F डोनर एटम कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी सबसे कम है, F- की सबसे कम होगी। तो इसका मतलब बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया और डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बात समझ में आ रहा है? F- सबसे लीस्ट बेसिक होना चाहिए, तो इस तरह से आपको ऑप्शन आउट करना होगा। अब मोस्ट बेसिक कौन होगा? जिसमें कार्बन डोनर एटम है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटर डोनर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पुअर डोनर। कार्बन में भी कौन ज्यादा अच्छा डोनर होगा? sp3 sp2 या sp3, ठीक है, क्योंकि sp3 में तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, sp डबल बॉन्ड विड्रॉ कर लेता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो CH3 तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, डबली बॉन्डेड कार्बन क्या करता है? इसके साइड वाला कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन और ज्यादा विड्रॉ करेगा, ट्रिपल बॉन्डेड और विड्रॉ करता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका सिंगल बॉन्डेड कार्बन, देन डबल बॉन्डेड कार्बन। और मैंने आपको एक बार बताया था कि sp3 नाइट्रोजन और sp कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑर्डर आएगा। क्या इतनी बात सभी सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे अच्छा जो डोनर होगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेटर डोनर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुअर डोनर। D2 वाला which are the following shows the correct order of decreasing in gaseous phase। गैसियस फेज में क्या होगा? कुछ नहीं सोचना है, 3 2 1, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर 3 2 1, ए ऑप्शन है, गैसियस मीडियम में बोला था, ठीक है। D3 फाइंड द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बताना है आपको, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये एक्वस मीडियम में बोल रहा है, ठीक है, एक्वस मीडियम में। तो देखो अगर आपका कोई इनऑर्गेनिक बेस आ गया और एक ऑर्गेनिक बेस है, तो इनऑर्गेनिक बेस हमेशा स्ट्रॉन्गर बेस होता है, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें एक्वस मीडियम में, तो ऑर्डर क्या बताया मैंने? बताइए, R इज इक्वल टू मिथाइल है तो 2 सबसे पहले आएगा, 2 के बाद 1, 1 के बाद कौन आता है? 3 आता है, ठीक है, 2 1 3। इसका मतलब 2 डिग्री कौन सा है? 3, तो 3 सबसे 4, 4 के बाद 2, 3 4 2। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? और अगर हम फर्स्ट देखें, फर्स्ट में तो OH मिल रहा है, OH का मतलब ये आर्हीनियस बेस है, और आर्हीनियस बेस लेविस बेस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर किसी बेस में OH माइनस आ गया मतलब वो तो सबसे अच्छा बेस है, OH माइनस आ गया तो सबसे अच्छा बेस है, तो फर्स्ट सबसे आगे आएगा क्योंकि इसके पास तो OH माइनस है ना। बात समझ में आया? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हम लोग, यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं कि आर्हीनियस बेस जो होते हैं, आर्हीनियस बेस का मतलब अगर किसी कंपाउंड के पास OH माइनस है, इज स्ट्रॉन्गर बेस, आर्हीनियस बेसेस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन लेविस बेसेस। और हम लोग बोल सकते हैं इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इनऑर्गेनिक बेसेस आर stronger bases than organic bases। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? इनऑर्गेनिक बेस का मतलब जिसमें OH माइनस आता है, ऑर्गेनिक बेस का मतलब जिसमें नाइट्रोजन होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया बात?
अब यहाँ देखिए D4 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ए बेस। इनमें से बेस कौन नहीं है? बेस नहीं है मतलब किसके पास लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर होगा तो बेस होगा। लोन पेयर का मतलब वो डोनेट कर देगा फिर। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके पास लोन पेयर नहीं है, बताइए किसके पास लोन पेयर नहीं है, वो बेस नहीं होगा। ABCD। यहाँ पे तो लोन पेयर है, ये H प्लस को डोनेट कर देगा। इधर भी लोन पेयर दिख रहा है, H प्लस को डोनेट करेगा। इधर तो तीन तीन लोन पेयर है, बहुत अच्छा बेस है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, NH3 प्लस। जब लोन पेयर ही नहीं है तो H प्लस को क्या डोनेट करेगा? ये तो खुद ही भिखारी है, दूसरे को क्या डोनेट करेगा? तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा? कैन नॉट एक्ट एज ए बेस। समझ में आ गया बात? क्लियर है? T5 सेलेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, बताइए क्या ऑर्डर होगा? ये तो एरोमेटिक में चला गया, ये तो भयंकर डीलोकलाइजेशन में चला गया, ठीक है। ये तो सबसे पुअर बेस हो जाएगा क्योंकि एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, तो 4 सबसे वीक हो जाएगा। अब हम इन तीनों में देखते हैं, इन तीनों में जो लोन पेयर है वो कैसा लोन पेयर है बताइए? लोकलाइज है या डीलोकलाइज है? पता ना, लोकलाइज लोकलाइज लोकलाइज, सभी लोकलाइज है। ये तो डीलोकलाइज, डीलोकलाइज सबसे बेकार होता है, मतलब 4 सबसे लीस्ट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 4 सबसे वीक है। अब लोकलाइज में भी इसमें देखो आप, विड्रॉइंग ग्रुप किसमें लगा हुआ है? अगर विड्रॉइंग लगा हुआ है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, अगर रिलीजिंग लगा हुआ है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड में कंपेयर करें तो मुझे बताना कौन ज्यादा बेसिक होगा। ऑक्सीजन का -I इफेक्ट होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड में फर्स्ट का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, थर्ड का कम होगा। अब मुझे बताना कि सेकेंड में कैसे कंपेयर करेंगे? तो सेकेंड में इसके साइड वाले एटम sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन क्या करते हैं? sp2 कार्बन में विड्रॉइंग नेचर होता है, ये विड्रॉ करते हैं, दोनों साइड से विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे बताइए कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे तो sp3 कार्बन लगा हुआ है, sp3 कार्बन रिलीजिंग होता है, ये रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन। और sp2 और sp3 कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रॉन और ज्यादा विड्रॉ करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट वाले में तो sp3 लगा हुआ है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, मतलब ये गैसियस मीडियम में पूछा है, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, गैसियस मीडियम में पूछा है, गैसियस मीडियम, वैसे तो मीडियम दिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पिप्रिडिन जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट का बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, फोर्थ का मिनिमम हो जाएगा, फर्स्ट के बाद आपका आ जाएगा थर्ड, थर्ड के बाद आपका सेकंड है, सेकंड में दो साइड से -I कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? या फिर इसको आप ऐसा देख सकते हो, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, फर्स्ट वाले में जो नाइट्रोजन है वो कैसा नाइट्रोजन है? sp3 नाइट्रोजन है। सेकंड वाले में जो नाइट्रोजन है वो कैसा नाइट्रोजन है? sp2 नाइट्रोजन है। थर्ड वाले में sp3 नाइट्रोजन है। तो sp3 और sp2 में sp2 वाला वीकर बेस होगा, sp3 वाले पहले आएंगे। बात समझ में आ गया आप? और इसमें देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन स्ट्रेंथ ऑफ -I इफेक्ट से देख सकते हैं 2 एंड 3। 2 एंड 3 में हाँ बोल सकते हैं, इसमें नजदीक लगा हुआ है 2 में, तो ज्यादा विड्रॉ करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देगा, ठीक है। तो इसलिए 2 का बेसिक स्ट्रेंथ कम आ रहा है। इसमें देखिए D6 से बोला है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pK। अब देखो pK का मतलब क्या होता है? Ka इज इक्वल टू होता है, pK इज इक्वल टू होता है -log Ka। बात समझ में आ रहा है? अब जिस बेस का pK ज्यादा होता है, अगर pK ज्यादा होगा तो Ka कम होगा, K कम होगा तो Kb ज्यादा होगा। मतलब अगर pK आपका किसी बेस का pK ज्यादा है तो वो अच्छा बेस है, क्योंकि pK ज्यादा होगा तो K कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा क्योंकि -log होता है। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? pK ज्यादा होगा तो K कम होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा तो ऑटोमेटिकली बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं किसी भी कंपाउंड में परसेंट एसिडिक कैरेक्टर प्लस परसेंट बेसिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 100 होता है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बताइए, बात समझ में आ रही है?
ओके, सो बताइए इसमें ऑर्डर क्या होगा। मतलब इसमें बोला है सबसे अच्छा बेस कौन सा है, सबसे अच्छा बेस कौन सा है इसमें से, बताइए सबसे अच्छा बेस कौन सा है, बताइए जल्दी बताइए। सबसे अच्छा बेस कौन सा है? हाँ थर्ड होगा, क्योंकि थर्ड में क्या है, लोकलाइज्ड है ना। ये कैसा है आपका, लोकलाइज्ड है। और ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड, और ये भी डीलोकलाइज्ड है। फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा डीलोकलाइज्ड किसमें है, सेकंड में, क्योंकि दो बेंजीन लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा 2 1 3। तो पीके मतलब जिसका पीके ज्यादा होगा वो पुअर, वो जिसका के ज्यादा होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, पीके ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? परसेंट एसिडिक करेक्टर प्लस परसेंट बेसिक करेक्टर इज इक्वल टू 100। एसिडिक करेक्टर कम होगा, बेसिक करेक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। D7 में देखिए, सेलेक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये वाला फैक्टर लगाना है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये चीजें तो सभी में कॉमन दिख रही है आपको, तो इस पे जो चीज कॉमन होता है उस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं, जहां पे डिफरेंस है वहां देखो आप। यहाँ पे क्या है, -m -i इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे क्या है +m इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और Cl का -i। अब बताइए ऑर्डर क्या होगा। थर्ड में पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो थर्ड का बेसिक स्ट्रेंथ मिनिमम हो जाएगा, थर्ड का बेसिक स्ट्रेंथ मिनिमम होगा। और सेकंड में NH2 लगा हुआ है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा सेकंड में। और सेकंड के बाद क्या आएगा आपका, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद आपका 4 आएगा, 4 के बाद आपका 3 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? इजी है, हो जाएगा ना, बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, D8 देखिए, D8 बेसिक स्ट्रेंथ बताइए इसमें, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्थो वाला, ऑर्थो का सबसे कम होगा। इसमें से कोई ऑर्थो दिख रहा है, ऑर्थो है कोई इसमें से? हाँ, उसका सबसे कम होगा ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट होने से क्या होता है कि इसमें सॉल्वेशन नहीं हो पाता है कॉन्जुगेट एसिड का, तो अच्छा बेस नहीं होता है। सॉल्वेशन होने से क्या होता है कि वो स्टेबलाइज होता है, यहाँ पे उतना स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, तो सेकंड का मिनिमम हो जाएगा। और बाकी में कैसे देखेंगे, बाकी में नॉर्मल ऑर्डर लगेगा, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता, ओनली +i लगता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इसमें लगा हुआ 4 3, फिर इसके बाद 1 में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, देन 2 4 में हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलीज कर रहा है, जो कि ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप होता है, और आपका थर्ड में +i से रिलीज कर रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गया आपको? एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया, क्लियर? समझ में आ गया सभी को बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? और पढ़ना है क्या, या फिर नेक्स्ट क्लास में? बाकी सभी स्टूडेंट बिना बताए लीव कर दिया। हाँ? मैंने लीव करने के लिए नहीं बोला, फिर भी लीव कर दिया। अभी कोई लेक्चर है क्या, कोई लिंक आया है शायद? PAB1 में कौन सा लिंक आया है? क्या 6 पे आपका लेक्चर था क्या? PAB1 का लेक्चर चल रहा है क्या? तो फिर ये लिंक किसने भेजा है फिजिक्स में? फिजिक्स का लिंक आया, ये किस बात का लिंक है? अच्छा 7:45 अभी डाल दिया, ठीक है। ठीक है, तो फिर इतना नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।